के टीचर सबसे भ्रष्ट है। पूरे सरकारी स्कूल के टीचर भ्रष्ट है। देश के 1947 के देश की आजादी के बाद सारे शिक्षक भ्रष्ट है। पूछिए क्यों भ्रष्ट है? भ्रष्ट इसलिए है क्योंकि ऐसा पढ़ाते हैं कि नेताजी अपना बेटा का एडमिशन ही नहीं कराते। उसमें कोई भी नेता अपना बेटा का सरकारी स्कूल में एडमिशन ही नहीं कराता है। जब तक यह एडमिशन नेताजी लोग अपना बेटा का नहीं कराने लगे इस सरकारी स्कूल में, तब तक बिहार के सारे शिक्षकों को हम भ्रष्ट कहेंगे। जिस दिन नेताजी लोग अपना बेटा का एडमिशन कराने लगे सरकारी स्कूल में, उस दिन से मानेंगे कि बिहार के सारे सरकारी शिक्षक जो हैं वो अच्छा से पढ़ाते हैं और स्किल्ड है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। अभी तक का बिग ब्रेकिंग न्यूज ये है कि टीआरई की गणना नहीं हो पाई और इसकी किसमें कितना सब्जेक्ट में कितना सीट है यह अभी तक बिहार में नहीं आई सोशल मीडिया साइट पे। और साथ साथ बीपीएससी के जो चेयरमैन अमीर सुहानी जी हैं, इसका रिजल्टेंट अभी तक नहीं दिए। आखिर ये कब तक होगा? इसके साथ साथ एक एज रिलैक्सेशन बहुत बड़ी मुद्दा है। और एज रिलैक्सेशन में क्या हुआ? डोमिसाइल नीति बीजेपी की सरकार आ गई, आखिर क्यों नहीं लगी? क्योंकि बीजेपी ने आंदोलन किया था और एक महामंत्री जी को खोए थे जो जहानाबाद के थे और डोमिसाइल के लिए ही लड़ाई हुई थी। और उस आंदोलन के बाद एक देखा जाए तो विधानसभा में बहुत बड़ी मार्च निकली थी और सरकार के द्वारा कहा भी गया था कि डोमिसाइल नीति लगाकर बिहार के बच्चों को ही रोजगार दीजिए। तमाम दे रहिए और वीडियो को स्किप किए बिना हर एक विषय वस्तु को, हर एक बातों को समझिए, जानिए कि आखिर इस मुद्दा के बाद अभी हमारी जो एज रिलैक्सेशन की मुद्दा है, डोमिसाइल की मुद्दा है, एनआईएस कैंडिडेट बाहर क्यों नहीं निकला इसका मुद्दा है, इसके बाद डोमिसाइल नीति पर बीजेपी बोला था आखिर क्यों नहीं लगा भाई, तो सारी क्वेश्चन को जवाब मिलेगा। और इसके साथ साथ ये भी कहेंगे कि जो लोग अभी कह रहे थे कि बीपीएससी टीआरई 1 आप कह रहे थे रद्द होने के लिए, भैया एकदम आप गायब हो गए। साथ साथ बीपीएससी टीआरई 2 के अभी तक जो केस हुई थी क्या हुई? अरे भैया 6 महीना में 3 गो बीपीएससी हुआ है, 6 महीना में 3 गो बीपीएससी हुआ है। ये तो कोर्ट भी समझ में नहीं रहा कोर्ट भी क्या कर रहा है। 2 बीपीएससी तो चलो आनंद फानंद में हो गया क्योंकि एक बीएड वाले को बाहर किया गया था हुआ। और एक बार जब एनडीए की सरकार आती है उसके बाद क्या होता है, एनडीए की सरकार में आप देखा जाए तो क्रेडिट लेने की होड़ लग गई। इधर से निकाल रहे हैं कि मोदी जी और साथ साथ जेपी नड्डा है, इधर फोटो लगा सम्राट चौधरी जी का और विजय सिन्हा जी का कि हमने इतना बहाली लेकर चलाया। इसके पहले में भी क्रेडिट लेने की होड़ लगी थी, लेकिन डोमिसाइल नीति को हटाने का सबसे बड़ा रीजन ये रहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को एक मुंगेरी लाल का सपना आया था कि हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे 45 विधायक लेकर। यह इतनी बड़ी सपना थी कि राहुल गांधी जी के साथ इन्होंने मीटिंग भी किया, संयोजक बनकर इन्होंने मीटिंग भी किया। इस मीटिंग के बाद 3 दिन के बाद आनंद फानन में पूरे डोमिसाइल नीति को खत्म कर दी गई। कुछ लोगों का कहना था यार बीपीएससी के माध्यम से जो बहाली निकलती है इसमें तो डोमिसाइल नीति तो लगाना अनिवार्य है। तो भैया जब शुरू में नोटिफिकेशन 12 अप्रैल 11 अप्रैल के दिन जब आई थी टीआरई 1 की, तो क्या उसमें यह बात को सूचित किया गया था कि डोमिसाइल नीति लगाने के लिए आपको मतलब जरूरत है? तो अगर था उस समय तो उसमें क्यों नहीं निकाला गया था फर्स्ट टाइम ही कि नहीं डोमिसाइल हटाकर भारत की नागरिक को लगाया जाए? तो भारत का जो देश है, जो देश हमारा, वो संविधान से चलता है। इस संविधान से चलने के साथ साथ आपको देखे होंगे, आपको मैं बता देता हूं कि संविधान से चलने के साथ साथ हर एक नियम कानून जो सुप्रीम कोर्ट का होता है वो पालन होता है। अब 3 टीआरई ले ले या 10 टीआरई ले ले या 15 टीआरई ले ले, लेकिन जो सही है वो सही है, जो गलत हो सो गलत है। और जो सही है उसकी बात जो है वो चल रही है और रुकी भी नहीं है। टीआरई 1 का जो प्रोसेस था वो रुकी भी नहीं है, टीआरई 2 का जो प्रोसेस था रुकी भी नहीं है। क्योंकि टीआरई 1 में आप देखे होंगे अचानक से डोमिसाइल नीति को हटा दिया गया, 10 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया, लेकिन इसमें नहीं दिया गया। आखिर वही नोटिफिकेशन में एनआईएस कैंडिडेट को फर्स्ट अटेम्प्ट में ले लिया गया, इसमें नहीं लिया गया। आखिर क्यों नहीं लिया गया? क्योंकि जहर के घूंट एक तरफ से आदमी बैठेगा तो जहर के घूंट पिएगा तो वो अमृत का काम करेगा, लेकिन एक तरफ पिएगा तो क्या काम करेगा? वो जहर की तरह काम करेगा और आपको मौत के घाट सुला देगा। लगभग एनआईएस कैंडिडेट जो है बिहार में 2.5 लाख है। उन 2.5 लाख बच्चों के साथ जिंदगी के साथ खिलवाड़ हुआ, उनके साथ तो खिलवाड़ हुआ। अगर उनके साथ खिलवाड़ हुआ तो फिर टीआरई 1 में आपने कैसे ले लिया? जबकि केबीएस ने कहा कि 31/1/2023 तक जो भी एनआईएस कैंडिडेट हैं उन सारे लोग को बाहर निकाल दिया गया। रिवाइज रिजल्ट में केबीएस ने एनआईएस को नहीं दिया मौका। लेकिन कुछ लोग कहेंगे भैया आप तो एज रिलैक्सेशन पे बात नहीं किए। तो भैया एज रिलैक्सेशन की बात मैं सरकार तक पहुंचाने वाला हमेशा कोशिश करता हूं। आप देखे होंगे कद्दावर नेता नवल किशोर यादव जी को मैंने क्वेश्चन किया भी, और साथ साथ मैंने क्वेश्चन यह भी किया कि एज रिलैक्सेशन में 10 साल छूट मिलनी चाहिए। लेकिन माननीय नवल किशोर यादव जी की आज पुत्री का शादी है जिसमें वो बिजी है, व्यस्त है, ना तो इस पे बात उनसे होती और आपको इस बात को मैंने दिखाने का भी कोशिश करता। माननीय उप मुख्यमंत्री जी सिन्हा जी और साथ साथ सम्राट चौधरी जी से भी इस पे बात होगी
एज रिलेशन। लेकिन बहुत लोग कह रहे हैं कि भाई फॉर्म भरने का तिथि खत्म हो जाएगा तो क्या होगा। तो उन लोगों के लिए भी हो सके तो 2 दिन या 3 दिन के लिए डेट निकल जाएगा। अगर ये बात पहुंच जाती है, सरकार इस मुद्दा को गंभीरता से लेती है तो जरूर पहुंच जाएगा। आप कोई हमसे फोन करके कहेगा कि सर ये क्या हुआ कहां तक बात पहुंची, तो भैया एक व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देते हैं, आप लोग वहां से जुड़ जाइए। जिसको जुड़ना है जुड़ जाइए, और जुड़ने के बाद एक टीम पैनल खड़ा है, उसके साथ आप भी मिलकर वर्क कीजिए। केवल एक हमारा ही दायित्व नहीं है कि हम ही केवल इस पे बात करें। यहां तक कि आप लोग देख लीजिए कि संदीप सौरभ जी ने आज खुलकर यह बात बोला है। आपके सामने ट्वीट तैर रहा है, एक ट्वीट तैर रहा है। संदीप सौरभ जी ने कहा कि माननीय नीतीश कुमार जी ने आनन फानन में डोमिसाइल नीति हटाने के लिए ही फूलपुर के लोगों को और साथ साथ उत्तर प्रदेश के लोगों को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइनिंग भी दिया है। कहा कि नहीं, खोल दीजिए पूरा, जितना से ज्यादा बिहार के बच्चे को लगे नौकरी या नहीं लगे, लेकिन बाहरी कैंडिडेट को लगना चाहिए। क्योंकि जाकर उस चुनाव के रैली में उन्होंने कहने का काम करता कि देखिए हम तो काम करने वाला ना है जी, उत्तर प्रदेश के लोग के जब हम बिहार भेज के नौकरी करवा सकते हैं, अंडमान निकोबार के लोग के जब बिहार भेज के नौकरी करा सकते हैं, तो अगर हम देश में आ जाएं तो क्या आप लोग को नौकरियां देंगे कि नहीं देंगे? बताइए देंगे कि नहीं देंगे? इस तरह का भाषण वो देने से पहले उनकी सपना टूट गई, और माननीय मुंगरी लाल की सपना जो प्रधानमंत्री बनने के लिए देख रहे थे, वो पहुंच गए दिल्ली पहुंचकर माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के साथ वो मीटिंग करते हैं, और 5 मिनट की वो मीटिंग होती है। जब तक चाय खत्म होती है तब तक वो मीटिंग खत्म हो जाती है। माननीय अमित शाह जी से भी उन्होंने मीटिंग किया, आप लोग पिछला बार सोशल मीडिया साइट पे देखे होंगे, लेकिन मुंगेरी लाल का सपना टूट गया। लेकिन इसमें फंसा कौन? बिहार के बच्चे। जो डोमिसाइल नहीं लगा वो लोग फंस गए, और फंसने के साथ साथ उनकी नौकरी नहीं हुई। आज भी वो लोग जो है वो बेरोजगारी के माध्यम से तड़बेतर इधर उधर घूम रहे हैं, दौड़ रहे हैं, रो रहे हैं, लेकिन उनकी नौकरी नहीं लगी। और कुछ लोग कहेंगे कि जो पढ़ा लिखा था उसका नौकरी लग गया, जो पढ़ा लिखा नहीं था उसका नौकरी नहीं लगा। 39 नंबर आरक्षण वाले लोग 11-12 में उठ गए हैं। 39 नंबर जिसका कटअप था, 9-10 में 39 नंबर वाले जो लोग थे उठ गए हैं, लेकिन 93 नंबर वाले लोग नहीं उठे हैं। जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है, ओबीसी कैंडिडेट है, वो लोग नहीं उठे हैं। तो आप उसके बारे में बोलिए ना जिसको बुद्धि नहीं है। यह आरक्षण जो है ना, हम मानते हैं बिहार के टीचर सबसे भ्रष्ट है, पूरे सरकारी स्कूल के टीचर भ्रष्ट है। देश के 1947 के देश की आजादी के बाद सारे शिक्षक भ्रष्ट है। पूछिए क्यों भ्रष्ट है? भ्रष्ट इसलिए है क्योंकि ऐसा पढ़ाते हैं कि नेताजी अपना बेटा का एडमिशन ही नहीं कराते। उसमें कोई भी नेता अपना बेटा का सरकारी स्कूल में एडमिशन ही नहीं कराता है। जब तक यह एडमिशन नेताजी लोग अपना बेटा का नहीं कराने लगे इस सरकारी स्कूल में, तब तक बिहार के सारे शिक्षकों को हम भ्रष्ट कहेंगे। जिस दिन नेताजी लोग अपना बेटा का एडमिशन कराने लगे सरकारी स्कूल में, उस दिन से मानेंगे कि बिहार के सारे सरकारी शिक्षक जो हैं वो अच्छा से पढ़ाते हैं और स्किल्ड है। बताइए, 243 को विधायक है, 40 को सांसद है, राज्यसभा सांसद 16 को है, यहां तक कि 75 एमएलसी है। इतना संख्या में नेताजी लोग का संख्या है, लेकिन किसी का भी पुत्र एक बता दीजिए कि जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं और सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। क्यों नहीं पढ़ाते हैं? क्योंकि बिहार के शिक्षक एकदम तरह से देखा जाए तो उनको कोई नॉलेज नहीं है। सरकारी स्कूल के शिक्षक को नॉलेज रहता तो नेताजी लोग जरूर पढ़ाते अपने बच्चे को, या आरक्षण के कारण ही नहीं भेजते होंगे कि जो लोग शिक्षक बन के गए होंगे वो लोग आरक्षित हैं, उन लोग को पढ़ाने के स्किल्स नहीं है, केवल वोट का राजनीति करने के लिए उनको स्कूल में भेजे हैं। अरे भाई, देश की आजादी 1947 में मिली थी, आज 2024 है। जापान भी जब पानी से सुनामी से जब खत्म हो जाता है ना पूरा, 10 दिन में फिर से जापान हो जाता है। और भारत से 300 साल आगे है जापान। क्या बिहार को नहीं बना सकते हैं? आप तो आरक्षित लोगों को, आरक्षित वर्ग के समूह को आरक्षण देने का काम किया, सही किया, लेकिन अपने बच्चों को क्यों नहीं स्कूल में एडमिशन कराया? उन सरकारी स्कूल में एप्पल माने सेव की जगह अमरूद नहीं ना हो जाएगा, वहां भी सेव ही रहेगा। जब इतने सारे शिक्षक आ गए, इतने सारे लोग आ गए, तो आपको भी तो अपने बच्चे को एडमिशन कराना चाहिए। यहां तक कि एक बात बहुत बड़ी है, बीपीएससी टीआरई 1 की जांच होने वाली है। सम्राट चौधरी जी ने जो बहाली कराए हैं सारे लोग, उनकी भी जांच होगी। सम्राट चौधरी जी का एक ऑफिशियल भाषण है, इस भाषण को भी देख लीजिए कि टीआरई 1 टीआरई 2 की जांच होगी, और टीआरई 2 की जो जांच होगी उस जांच में 17 साल बनाम 17 महीना का जो कंपेयर किया जा रहा था तेजस्वी यादव जी का, तो जिस काम में शिक्षक बहाली एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि इसमें भी घपला हुई है। अगर घपला हुई है तो इसकी जांच होगी,
और जहां जांच में गलती पाया गया तो शिक्षक बहाली से लेकर जितना सारा धन कमाने तक, रोड वाला है मुद्दा, इधर का मुद्दा, उधर का मुद्दा, जितना मुद्दा है माननीय मुख्यमंत्री जी ने जांच का आदेश खुद दिया है, यह मात सम्राट चौधरी जी कहते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी उम्मीद करते हैं कि टीआर 1 टीआर 2 का जांच भी हो, क्योंकि देखिए इतने सारे फर्जी कैंडिडेट, अंगूठा का, थंब का और बहुत सारे जगह मैनेज करने वाले कागज भी आप देखे होंगे, पिछले सोशल मीडिया साइट पर मैंने चलाया था। बहुत सारे बच्चे कह रहे कि इधर मैनेज किए, उधर मैनेज किए, भाषण भी सामने आया। लेकिन बाद में जब के पाठक सर इसकी जांच करवाए थंब का, तो एक एक जिला में 800 लोग जो है उनकी थंब नहीं मैच कर पाई। तो जांच तो होनी चाहिए, आखिर कैसे उनकी बहाली हुई है। तमाम मुद्दा की जो सारी बातें रही बताने का मैंने कोशिश किया, और आगे भी कोशिश रहेगी कि राजनीतिक पहलू में हम लोग को नहीं फंसना है, काम करना है और काम करके हम अपना जो बहाली है उस बहाली में एक सीट पक्का करना है। ये चीज का मुद्दा लेकर हम आए हैं और आपको इस मुद्दा के लिए मैं लड़ाई लड़ा हूं और आगे भी लड़ते रहूंगा। लेकिन आप लोग साथ चाहिए, और आप लोग जब तक साथ नहीं दीजिएगा तब तक यह काम पूरा नहीं होगा। धन्यवाद।